हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। और यूनिट 5 के अंदर जो है हम सेकेंड पार्ट के अंदर विद्युत रासायनिक सेल का अध्ययन कर रहे थे। और विद्युत रासायनिक सेल में जो हम हैं इसमें प्रारूपिक जो संरचना हमने गैल्वेनिक सेल की पढ़ी थी, जिसमें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर आपका अपचयन होता है। और इसकी प्रारूपिक संरचना के बाद में इसका समीकरण हमने पढ़ा था, नेट समीकरण आपको बताया था। इसके बाद में हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया था। वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसमें हमने 3 परिस्थितियां आपको बताई थी इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव में मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर गैस प्रवाहित की जाती है, तो वह आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसके बाद में हमने एक एग्जाम्पल के रूप में SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, जिस पर शॉर्ट टिप्पणी आपके आती रहती है यूनिवर्सिटी के अंदर। SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है? वास्तव में 1m अम्ल का विलयन के अंदर यदि हम पीटी के इलेक्ट्रोड लगा दें और उनको कांच के ग्लास जैकेट से हम ढक दें, और ढकने के बाद में यदि उसमें हम शुद्ध हाइड्रोजन H2 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडल पर प्रवाहित करते हैं तो SHE का निर्माण हो जाता है। ये हम पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। SHE का उपयोग करके यानी प्रयोग करके हम किसी भी एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने Zn के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ये हम Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना, ये हम पहला SHE का उपयोग करके हम एकल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके हम एकल किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव का मान जो हमने ज्ञात किया था, इसके अंदर आपका जो आया था वो आपको देखिए E0 आपका Zn प्लस 2 बराबर -0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको प्राप्त हुआ था Zn का। आज देखिए स्टूडेंट्स, हम जो दूसरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। Cu का कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। तो देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव हम ज्ञात कर रहे हैं, पहले हम उसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका हम डायग्राम बना रहे हैं और इस डायग्राम के अंदर देखिए ये आपका जो है एनोड जो है ये आपका SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये देखिए ये रहा आपका, ये 1m अम्ल का विलयन है, 1 मोलरता का H प्लस विलयन है, और ये Pt का आपका इलेक्ट्रोड है, और ये देखिए आपका शुद्ध H2 गैस प्रवाहित की जा रही है, और ये देखिए V वोल्ट है, ये हमारा SHE है जो कि एनोड का कार्य कर रहा है। ये एनोड हो गया आपका। दूसरा देखिए ये आपका जो है, ये जो हम बना रहे हैं ये आपका कैथोड कॉपर, ये देखिए ये Cu, ये देखिए
ये आपका, ये देखिए, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव हो गया Cu, और ये आपका CuSO4 के विलयन में देखिए, ये हो गया CuSO4 का विलयन। क्या हो गया? ये CSO4 का विलयन हो गया। और ये आपका जो हो गया वो हो गया आपका लवण सेतु, ये साल्ट ब्रिज हो गया। ये देखिए आपका लवण सेतु हो गया आपका, ये लवण सेतु का कार्य कर रहा है। ये देखिए, जिसमें KCl प्रबल विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, लवण सेतु। तो ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया, लवण सेतु हो गया। ये जो आपका है कैथोड का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? ये आपका, ये कैथोड का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम पूर्व के वीडियो में आपको Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना बताया था, जिसमें -0.76 वोल्ट आपका मान आया था Zn का इलेक्ट्रोड विभव। इसी प्रकार से हम जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव देखिए आपका ये हो गया E0। कॉपर का हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया E0 सेल। E0 सेल बराबर आपका E0, ये हो गया आपका राइट, E0 ये आपका हो गया लेफ्ट। आप देखिए राइट साइड में जो है आपका वो है आपका ये कैथोड का कार्य कर रहा है आपका, ये आपका कैथोड का कार्य कर रहा है। तो ये कैथोड जो है आपका वो हो गया E0 आपका Cu+2 Cu माइनस आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में जो है आपका वो है आपका E0SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, और ये हो गया आपका E0 सेल। अब देखिए ये E0 आपका सेल, और ये आपका हो गया E0 Cu+2 और Cu, और SHE का मान हम जो पढ़ चुके हैं, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है आपका? 0 होता है। क्या होता है आपका? 0। और कॉपर के लिए 0.34 बराबर आपका E0 Cu+2 और Cu। तो क्या हो गया आपका? ये आ गया आपका E0 Cu+2 Cu बराबर 0.34 वोल्ट। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करके किसी भी एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया था। तो Zn/Zn+2 -76 वोल्ट आ गया था आपका। इसी प्रकार से हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव जो ज्ञात कर रहे हैं, और इस कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का देखिए आप डायग्राम देखिए आप, ये आपका जो है एनोड जो है SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है, शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, 1 मोलरता का अम्ल का विलयन है। जिस इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, और विक्षेप को नापने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया। ये कॉपर की छड़ है जो कि CuSO4 के विलयन में डूबी रहती है। इस प्रकार से एनोड और कैथोड आपके कार्य कर रहे हैं। तो सेल विभव, मानक सेल विभव बराबर आपका क्या हो गया, E0Rn - E0L। राइट साइड में जो है आपका ये कैथोड है जो Cu+2 Cu, और E0 आपका जो है लेफ्ट साइड में है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव जो कि SHE का मान हमेशा 0 होता है, तो हमने यहाँ 0 रख दिया। और ये आपका सेल विभव कॉपर के लिए मान प्लस में 0.34 होता है। तो इस प्रकार से ये आपका कॉपर के जो इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 0.34 आ गया। अब देखिए ये हमने यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा हम किसी भी एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं।
तो हमने Zn के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर लिया, कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर लिया। इस प्रकार से हमने दोनों का ही इलेक्ट्रोड विभवों का मान ज्ञात कर लिया। Zn के लिए -0.76 वोल्ट आया था, कॉपर के लिए +0.34 वोल्ट आया। दोनों को ही हम बता चुके हैं। आज के वीडियो में हमने आपको कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना बताया, किस प्रकार से हम मान ज्ञात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो देखो, विद्युत रासायनिक सेल में हमने आपको सेलों के बारे में बताया और उसमें एग्जाम्पल प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, एक प्रारूपिक गैल्वेनीय सेल की संरचना के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताया, फिर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव और फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का हम उपयोग जो है एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में किया जाता है, जिसमें हमने Zn का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना। दोनों के मान हमने ज्ञात कर लिए। Zn के इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है +0.34 वोल्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, यदि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान, किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि ऋणात्मक होता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इनके इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है हाइड्रोजन से अधिक होता है। लेकिन इसके विपरीत, इसके जस्ट विपरीत, यदि इसका मान धनात्मक होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि धनात्मक होता है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है हाइड्रोजन से कम होता है। हाइड्रोजन की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो पढ़ रहे थे, यदि किसी भी धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, ऋणात्मक है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके उस धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से अधिक होती है। जबकि जस्ट इसके विपरीत, यदि मान लीजिए धनात्मक है तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आप छोटी क्लास में, 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। विद्युत रासायनिक जो आपका यूनिट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट है, वहां पर आप ये टॉपिक पढ़ के आए। तो इस प्रकार से देखिए, ये आपका जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। वास्तव में विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी विभिन्न तत्वों के, देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत को इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, तो इसका ई ले लिया, इसका सी ले लिया, केमिकल का श्रेणी का एस ले लिया, तो इसको हम जो है ECS भी बोलते हैं शॉर्ट में। विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम ECS भी बोलते हैं। अब देखिए, यदि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, अपचयन विभव के बढ़ते मानों के क्रम में बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो
व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है। तो एक श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक श्रेणी बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS कहते हैं। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ECS कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? यदि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हम एक पढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये एक श्रेणी के रूप में हम आपको समझा रहे हैं। ये कोई भी आपका तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व है आपका, टॉप में लिथियम है मान लीजिए, और इस लिथियम का देखिए जो हम पढ़ेंगे वो अर्धशैल अभिक्रिया, या इसका अर्धशैल अभिक्रिया के बाद में यदि हम इसका अपचयन विभव पढ़ें, अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल क्रिया, या देखिए अर्धशैल क्रिया या इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि E0V। ये देखिए ये तत्व, ये मान है आपका, ये कोई भी सीरीज है, श्रेणी है, इसमें सबसे टॉप में है आपका लिथियम। आप देखिए ये लिथियम Li+ में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये लिथियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये एलाइन आ गया। तो इसका जो मान है ऋणात्मक 3.05 वोल्ट होता है। अब देखिए ये तो हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये श्रेणी में जो है हम बढ़ती हुई व्यवस्था, देखो ये आपकी है बढ़ती हुई देखिए नंबर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है आपकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होगी। तो ये दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होगी तो सीधी सी बात है अपचायक की प्रबलता बढ़ती है, अपचायक की प्रबलता बढ़ती है। तो ये देखिए ये अपचायक की प्रबलता बढ़ेगी यदि हम श्रेणी में ऊपर की तरफ जाते हैं तो। और यदि मान लीजिए हम इधर नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे सबसे नीचे जो है जैसे आपका फ्लोरीन है F, ये F है और F आपका देखिए ये आपका मान लीजिए फ्लोरीन है F2, और ये F2 ने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण किए तो ये हो गया 2F-, ये देखिए, और इसका हो गया प्लस 2.87। तो ये देखिए आपका बढ़ती हुई जो व्यवस्था है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये देखिए जो बढ़ती हुई व्यवस्था है वो देखिए बढ़ती हुई व्यवस्था में देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो अपचयित होने की प्रवृत्ति, और अपचयित होने की प्रवृत्ति होगी तो
ऑक्सीकारक की प्रबलता बढ़ती है, प्रबलता बढ़ती है। तो देखिए स्टूडेंट, तो ये आप सीनियर क्लास के अंदर तीसरी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर ये आप पढ़ के आते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये आपकी पुस्तक के अंदर भी है। ये लिथियम धातु है जो कई बार कंपटीशनों में पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोड जो विभव का मान है वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी। तो त्यागने की जब प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी सबसे अधिक होगी। यानी कि धन संयोजकता में, ऑक्सीकरण में जब वृद्धि होती है तो ऑक्सीकारक होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो उसके सीधी सी बात है, अपचायक की प्रबलता का मान बढ़ेगा। तो इसलिए लिथियम एक प्रबल अपचायक है। जबकि जस्ट इसके विपरीत, यानी हम श्रेणी में जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम यही कह रहे हैं, देखो यदि विभिन्न तत्वों को, अब इस सीरीज में आपके देखिए हम और भी रिएक्शन पढ़ेंगे। आपका बीच में जैसे Zn आ रहा है, फिर कॉपर आ रहा है, तो इस प्रकार की हम रिएक्शन पढ़ेंगे। इस टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ के आते हैं। तो हम कह रहे हैं यदि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी बन जाती है, एक पूरी सीरीज बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो है अनुप्रयोग, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे वो अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे, ईसीएस के अनुप्रयोग, ईसीएस के अनुप्रयोग, ईसीएस के अनुप्रयोग में देखिए नंबर 1, पहला है आपका ऑक्सीकरण में अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। ये देखिए, पहला ऑक्सीकरण एवं अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में। तो देखिए, जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिनके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, या आप इलेक्ट्रोड विभव ध्यान रख लीजिए, जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। उनको आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी इसका मतलब वो सबसे प्रबलतम अपचायक होंगे। और लिथियम का जो मान है वो आपको श्रेणी में दिखाई दे रहा है, -3.05 वोल्ट होता है। इसलिए लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। आगे समझ में, ऋणात्मक मान है इसलिए। अब देखिए, हम दूसरा जो जस्ट इसके विपरीत, जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। धनात्मक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन है इस सीरीज के अंदर, वो उसकी ऑक्सीकारक की प्रबलता सबसे अधिक होगी, और वो सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होगा, जिसका मान 2.7 है। तो इस प्रकार से लिथियम का मान ये रहा, फ्लोरीन का मान ये रहा। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इनके बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, हम जो पता लगाएंगे वो लगाएंगे नंबर 2 जो है धात्विक व धात्विक व अधात्विक प्रवृत्ति, अधात्विक प्रवृत्ति। आप देखिए स्टूडेंट्सों, हम श्रेणी में ये जो आपकी ईसीएस जो श्रेणी हमने आपको शॉर्ट में पढ़ाई है, आप पूरी पुस्तक में देख सकते हैं, क्योंकि पूरी श्रेणी को बनाने के लिए बहुत अधिक समय चाहिए। हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक्स इसकी बता रहे हैं। तो देखिए,
हम जब श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो वास्तव में ऋणात्मक मान में क्या होती है, वृद्धि हो रही है। ऋणात्मक मान में वृद्धि हो रही है तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो 100% उसके जो है धात्विक गुणों का मान बढ़ता है। तो इसी कारण से लिथियम जो है सबसे प्रबलतम अपचायक है। लिथियम के अंदर धात्विक गुण सबसे अधिक होते हैं। जबकि जस्ट हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपका देखिए धनात्मक मान में वृद्धि होती है और फ्लोरीन जो है आपका अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। और हम पढ़ते भी हैं आवर्त सारणी के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब क्या है आपके नॉन मेटल है, अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से धात्विक व अधात्विक प्रवृत्तियां हमें पता चल गया। तीसरा है धात्विक व अधात्विक क्रियाशीलता। धात्विक व अधात्विक क्रियाशीलता, धात्विक व अधात्विक क्रियाशीलता, धात्विक क्रियाशीलता। तो देखिए धात्विक एवं अधात्विक क्रियाशीलता श्रेणी में हम जो है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं या श्रेणी में जो हम हैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इनकी क्रियाशीलता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। धात्विक क्रियाशीलता का मान बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वास्तव में अधात्विक क्रियाशीलता का मान क्या होता है, वो बढ़ता है। धात्विक लक्षणों के बढ़ने के साथ साथ उन धात्विक क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। तो जिस प्रकार से हम ये श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुणों के मान में वृद्धि हो रही है, उनकी धात्विक क्रियाशीलता का मान बढ़ेगा। और जैसे ही सीरीज में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुणों के मान में वृद्धि होती है, इसलिए अधात्विक गुणों की क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, चौथा जो है आपका हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। क्या करना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। क्या करना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। तो देखो हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, अगला आपका चौथा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। तो देखिए चौथा जो आपका है वो है हाइड्रोजन H2 गैस मुक्त करना। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में देखिए आपका ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान, ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है, ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है, उनके साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है, उनके साथ अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। और जिनका धनात्मक मान होता है, जैसे कॉपर का मान धनात्मक है, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। जैसे हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं, ये आपका Zn है, ये H2SO4 के साथ क्रिया करा रहे हैं, ये ZnSO4 बन गया और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। अब हमने कॉपर के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई, तो आपकी कोई क्रिया नहीं होगी। इस प्रकार से जब हम कॉपर के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो आज के वीडियो में जो आपको हमने पढ़ाया वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा हम किसी भी एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पूर्व के वीडियो में हमने Zn के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया था जो -0.76 आता है Zn, जो इस सीरीज से पता चल रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो वास्तव में ये क्या होगा, प्रबलतम अपचायक होगा। दूसरी बात, हमने कॉपर का जब इलेक्ट्रोड विभव का मान देखा तो वो आपका धनात्मक में आ रहा है। तो देखिए ये चीजों को हम पूर्व में पढ़ा चुके हैं।
पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, जिससे इस सीरीज के बारे में पूरा पता चल रहा है। और उसके बाद में आज हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्युत रासायनिक श्रेणी ईसीएस, यदि विभिन्न तत्वों को, आपके लिथियम है, आपका कॉपर है, आपका जेडएन है, आपका एपी है, ये सारे ढेर सारी सीरीज है, यदि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते मानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक श्रेणी बन जाती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जो मैंने देखो ये बना दी तत्व के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन विभव का मान है, तो इसके प्रबलतम अपचायक प्रवृत्ति होगी, इसकी सबसे ऑक्सीकृत कारक की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। इसलिए दूसरा जो हम कह रहे हैं क्लोरीन, जस्ट उल्टा हो गया, बढ़ती इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी, तो ये ऑक्सीकारक की प्रबलता बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो इनका जो उपयोग किया जा रहा है ऑक्सीकरण अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में किया जाता है, तो ये आपको पता चल गया। दूसरा धात्विक और अधात्विक प्रवृत्ति का पता लगाने में, धात्विक या अधात्विक क्रियाशीलता में, और चौथा जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, अगले अनुप्रयोग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।